हेलो स्मार्टीज। आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्ले के साथ हम इसका बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एक्ट वाइज समरी देखेंगे, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो हैं उसका भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और भी कुछ चीज़ें अगर हैमलेट पे आधारित हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसको भी देखेंगे। आप यहाँ पर यू माइट बी ऑब्जर्विंग एन इमेज ऑफ हैमलेट। ये हैमलेट की एक इमेज आप देख रहे होंगे जो हाथ में स्कल लिया है। स्कल आपको नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। ये स्कल के साथ है, हैमलेट की इमेज है। ये मूवी जो आई थी हैमलेट पे, वहाँ से इमेज है। तो हम एक्ट वाइज समरी देखेंगे, फिर डिटेल में देखेंगे। लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ पॉइंट्स वी आर गोइंग टू हैव। हैमलेट, अगर आप देखें फोर ग्रेट ट्रेजेडीज में अगर हम उसका सीक्वेंस देखते हैं तो ये हमें सीक्वेंस मिलता है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। तो आज हमारा टॉपिक जो है हैमलेट है, जो लगभग 1601 के आसपास आप कह सकते हैं। हालांकि ये डिबेटेबल पॉइंट है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली हैमलेट एक्ट वाइज समरी देख रहे हैं। एक्ट वन कहाँ से शुरू होता है देखते हैं। क्या है हमारे पास? द प्ले ओपन्स विद कन्वर्सेशन बिटवीन टू गॉड्स। जो दो गॉड्स होते हैं उनके बीच एक कन्वर्सेशन के दौरान प्ले की शुरुआत होती है, जो पहरेदारी कर रहे हैं द कैसल ऑफ एल्सिनोर का। दे हैव सीन अ गोस्ट, उन लोगों ने एक भूत देखा है। एंड आर डिस्कसिंग व्हाट टू डू, और वो इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि व्हाट कैन बी। प्रिंस हैमलेट जो है सन ऑफ द लेट किंग हैमलेट, सीनियर किंग का बेटा है, वो आता है और आस्क टू सी द गोस्ट। और तमाम डिस्कशन के बाद वो कहते हैं कि वो भी गोस्ट देखना चाहता है। द गार्ड्स अलाउ हिम टू डू सो, और गार्ड्स जो होते हैं उसे ऐसा करने के लिए अलाउ करते हैं। एंड द गोस्ट रिवील्स दैट ही इज़ द स्पिरिट ऑफ हैमलेट्स फादर, और गोस्ट इस बात का खुलासा करता है कि वो हैमलेट के पिता का जो स्पिरिट है वो आत्मा है। और हु वॉज मर्डर्ड बाई हिज ओन फादर, जो वॉज हु वॉज मर्डर्ड बाई हिज ओन ब्रदर, जो उसके भाई ने मतलब क्लॉडियस के द्वारा मर्डर किया गया था। और जो अफवाह फैला दी गई थी कि बगीचे में सो रहा था और सांप ने काट दिया, इस तरीके की अफवाह फैलाई गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो द क्लॉडियस हु हैज सिंस मैरिड, और उसके बाद उसने हैमलेट की मदर से शादी कर ली। हु हैज सिंस मैरिड हैमलेट मदर गर्ट्रूड, क्वीन गर्ट्रूड से शादी कर ली। हैमलेट इज शॉक्ड बाई दिस रेवलेशन, हैमलेट को बड़ा सदमा लगता है इस खुलासे के बाद। एंड डिसाइड्स टू फेन मैडनेस, और वो पागलपन का नाटक करता है ताकि वो सही व्हाट इज ट्रूथ वो जान सके, इन ऑर्डर टू गेन टाइम टू डिटरमिन द ट्रूथ बिहाइंड हिज फादर्स डेथ। क्योंकि ही वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसॉफिकल मैन, ऐसे गोश्त सही है या नहीं है इस बात को भी वो तस्दीक करना चाहता था कि सही क्या है। और ही ऑल्सो रिवील्स दैट ही इज इन लव विद ओफिलिया, उसे ये बात भी खुलासा करता है एक्ट वन में ही कि वो उसको ओफिलिया से प्यार करता है। बाद में वो लेटर भी लिखता है, जो अभी हम जो पोलोनियस पढ़ता है गर्ट्रूड के सामने, हम उसको बाद में देखेंगे। ही ऑल्सो रिवील्स दैट ही इज इन लव विद ओफिलिया, डॉटर ऑफ द चीफ एडवाइजर ऑफ द किंग पोलोनियस। जो किंग का चीफ एडवाइजर होता है पोलोनियस, जिसे टीडियस वाइजेकर कहा गया है, या थोड़ा सा ऑफिसर्स नेचर का था। अब एक्ट टू हम देखते हैं क्या है। पोलोनियस जो है सेंड्स हिज सर्वेंट रिनाल्डो, पोलोनियस अपने नौकर रिनाल्डो को भेजता है टू स्पाई ऑन हिज सन लेआर्टिस। जब लेआर्टिस को फ्रांस भेजता है तो उसके साथ जासूसी करने के लिए, उसका बेटा कहीं बिगड़ ना जाए, बिकॉज वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, वो हर चीज़ें फैक्ट्स पे को ज़्यादा मानता था। हु हैज लेफ्ट फॉर फ्रांस, जो फ्रांस के लिए रवाना हुआ है। मीनवाइल क्लॉडियस एंड गर्ट्रूड आस्क्ड टू ऑफ द हैमलेट्स स्कूल फ्रेंड्स। इसी बीच जो क्लॉडियस और गर्ट्रूड जो होते हैं हैमलेट के जो दो सहपाठी होते हैं, रोसेनक्रेंड एंड गिल्डनस्टर्न, जिसे हाफ मैन के जिन्हें हाफ मैन के रूप में एड्रेस किया गया है। हाफ मैन, ध्यान रहे, ये भी सवाल आपके एग्जाम में बनेगा। एडिशनल चीज़ें भी मैं बता दूंगा, इसके अलावा कहीं कुछ हैमलेट से छूटेगा ही नहीं, बस थोड़ा सा धैर्य के साथ पढ़ना है। और रोसेनक्रेंड्स एंड गिल्डनस्टर्न की बात करेंगे, और टू ट्राई टू डिस्कवर द कॉज ऑफ हैमलेट्स मैडनेस। क्या हैमलेट पागल है, और पागल है तो उसकी वजह क्या है, ये पता लगाने के लिए रोसेनक्रेंड्स और गिल्डनस्टर्न को वो जासूसी करने के लिए भेजते हैं। और हैमलेट सीज थ्रू देयर डिसेप्शन एंड बिकम्स इंक्रीजिंगली सस्पिशियस ऑफ एवरीवन अराउंड हिम। हैमलेट तो सीज थ्रू देयर डिसेप्शन, उनको भांप जाता है और वो काफ़ी सस्पिशियस हो जाता है, जो उसके आसपास होते हैं सबके प्रति वो संदेह के नज़रिए से देखता है। एक्ट थ्री में देखते हैं हैमलेट अरेंजेज फॉर अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलिंग एक्टर्स, जो ट्रैवलिंग एक्टर्स के माध्यम से ग्रुप ऑफ प्लेयर्स थे जिनके माध्यम से वो एक अरेंजमेंट करता है कि एक प्ले परफॉर्म किया जाए जो बहुत ही सिमिलर हो, जो घटना उसके महल में हुई ठीक उसी तरीके का। बिकॉज प्ले इज़ द थिंग ही वॉन्टेड टू कैच द कॉन्सेस ऑफ द किंग, इस तरीके की लाइन भी है वहाँ पर। तो हैमलेट अरेंज करता है ग्रुप ऑफ ट्रैवलिंग एक्टर्स का टू परफॉर्म अ प्ले, कि एक प्ले परफॉर्म करें।
दैट मिरर्स द सर्कमस्टेंसेज ऑफ हिज फादर्स मर्डर, जो उसके फादर के मर्डर वाली परिस्थिति को ही दिखाएं. ही होप्स टू यूज द प्ले टू गेज क्लॉडियस रिएक्शन. वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो क्लॉडियस के रिएक्शन को भांप सके एंड कन्फर्म हिज गिल्ट, और उसके अपराध को कन्फर्म कर पाए कि ये बात जो गोस्ट ने उसे बताई है, उसके पिता के गोस्ट ने, वो सही है. द प्ले इज अ सक्सेस, और प्ले वास्तव में जो परफॉर्म किया गया इस मामले में सफल रहा. एंड क्लॉडियस रिएक्शन कन्फर्म्स हैमलेट सस्पिशन, क्योंकि क्लॉडियस ये सब देख करके उसी तरीके के घटनाक्रम छोड़ के चला जाता है जिससे हैमलेट को कन्फर्म हो जाता है. हैमलेट कन्फ्रॉन्ट्स हिज मदर एंड इज विजिटेड बाय द गोस्ट ऑफ हिज फादर. हैमलेट अपनी माँ से उसकी मुलाकात होती है और एंड इज विजिटेड बाय द गोस्ट ऑफ हिज फादर, उसके पिता का गोस्ट फिर आता है. हु अर्जेस हिम टू किल क्लॉडियस, जो उसे अर्ज करता है कि क्लॉडियस को जरूर मारो लेकिन उसकी माँ को, लीव हर टू हेवन, वो कहता है उसको सजा खुदा देंगे. पोलोनियस ईव्सड्रॉप ऑन देयर कन्वर्सेशन, और जब वो क्या कहते हैं हैमलेट अपनी माँ से बात कर रहा होता है तो पर्दे के पीछे छिप करके, वो कान लगा करके उनकी बातें सुन रहा होता है पोलोनियस कन्वर्सेशन. और वो उसे लगता है, पोलोनियस को लगता है कि मतलब हैमलेट को लगता है कि वो क्लॉडियस है और वो एक्सीडेंटली किल्ड बाय हैमलेट, और हैमलेट उसे मार देता है. हु मिस्टेक्स हिम फॉर क्लॉडियस, जो उसे क्लॉडियस समझ के मार देता है. एक्ट 4 में क्या होता है, क्लॉडियस सेंड्स हैमलेट टू इंग्लैंड विद रोसेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न. क्लॉडियस अपने जासूसों के साथ, जिनका नाम जो इसके फ्रेंड रहते हैं रोसेनक्रेंट्ज और गिल्डनस्टर्न के साथ इंग्लैंड भेजता है हैमलेट को एक नाव से. हु कैरी लेटर, जिनके पास एक पत्र रहता है, इसमें लिखा रहता है इंग्लिश किंग के, जैसे ही हैमलेट वहाँ पहुँचे उसको मर्डर कर दिया जाए. हैमलेट जो होता है वो डिस्कवर्स द प्लॉट, ही आउटबिट्स, और वो लेटर में थोड़ी सी चेंजेस कर देता है प्लॉट्स एंड रीराइट्स द लेटर टू इन ऑर्डर टू ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ द टू फॉर्मर फ्रेंड्स. और वो लेटर को थोड़ी सी फॉर्जरी कर देता है, उसमें अपने नाम के स्थान पे इनका नाम लिख देता है कि जैसे ही पहुंचे इनका मर्डर हो जाए. हालांकि समुद्री लुटेरे पायरेट्स जो होते हैं उनके माध्यम से वो बच भी जाता है. तो आपको पता है सिर्फ इन डेनमार्क ओफिलिया बिकम्स मैड विद ग्रीफ. आपको पता है डेनमार्क में ओफिलिया जो है एकदम पागल हो जाती है उसकी मोहब्बत में ओवर द फादर. उसके पिता की भी बात डेथ हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसके आशिक ने, उसके प्रेमी ने ही ऐसा किया है. ड्राउन्स हरसेल्फ, हालांकि वो खुद को डुबा लेती है. ऐसा माना जाता है कि सी एक्सीडेंटली गेट्स ड्राउन्ड, जानबूझ के करती है कि नहीं करती है. जॉन एवरेट मिले ने एक पेंटिंग करी थी जो मतलब फ्लावर सीन आता है एक्ट 4 में, तो उस पर एक पेंटिंग बनाई है जो प्री रैफलाइट ब्रदरहुड के में एक प्रोमिनेंट नाम था. खैर, हर ब्रदर लेआर्टिस रिटर्न्स फ्रॉम फ्रांस, उसका भाई जो है लेआर्टिस फ्रांस से वापस आता है, सीकिंग रिवेंज फॉर हिज फादर्स डेथ, और अपनी पिता की मौत का बदला लेने और अपनी बहन की पागलपन का भी. हैमलेट रिटर्न्स टू डेनमार्क, हैमलेट डेनमार्क आता है व्हेन ही डिस्कवर्स दैट ओफिलिया हैज डाइड, जब उसे पता चलता है कि ओफिलिया मर चुकी है. ही एंड लेआर्टिस एंगेज इन अ ड्यूएल, लेआर्टिस और उसके बीच एक द्वंद्व युद्ध होता है. बाकी आपको पता है कि वो अरेंज किया जाता है. ड्यूरिंग विच बोथ आर मोर्टली वुंडेड, जिसमें तलवार बदल जाती है और दोनों एकदम मोर्टली वुंडेड हो जाते हैं. गर्ट्रूड एक्सीडेंटली ड्रिंक्स फ्रॉम अ पॉइजन कप, हालांकि वो एक्सीडेंटली नहीं करती, वो जानबूझ के ड्रिंक करती है. जो उसके क्लॉडियस का प्लान था कि अगर वो पहली बात तो मर जाएगा द्वंद्व ड्यूएल में ही, अगर बच जाता है ड्यूएल में के बावजूद तो उसको शाबाशी के रूप में जहर वाला प्याला दिया जाएगा शरबत के रूप में. उसका प्लान फिलहाल फेल हो जाता है एंड क्लॉडियस इज आल्सो पॉइजनड, और अंत में क्लॉडियस को मारने में सफल हो जाता है. बिफोर ही डाइज, हैमलेट मरने से पहले हैमलेट ऑर्डर्स हिज फ्रेंड होरेशियो को ऑर्डर करता है कि उसकी कहानी को बताए टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट. वो सीधे जैसे घटनाक्रम है ठीक उसी तरीके से आने वाली जनरेशन को कहानी बताए. द प्ले एंड्स विद द अराइवल ऑफ फॉर्टिनब्रास आता है, और जो नॉर्वे का राजकुमार रहता है, द प्रिंस ऑफ नॉर्वे, हु हैज़ बीन कॉल्ड टू टेक ओवर डेनिश थ्रोन, जो डेनमार्क के सिंहासन पर रूल करता है और एक शाही फ्यूनरल देता है वो हैमलेट के मतलब डेथ के बाद. उसे एक जैसे सेना का एक जैसे सम्मान किया जाता है राजकुमार का, वैसे उसके सम्मान के साथ फ्यूनरल होता है. अब बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट लाइंस की बात करेंगे. तो इंपॉर्टेंट लाइंस तो बहुत है, लेकिन कुछ लाइनें ऐसी हैं जो हमें पढ़ना ही है. टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. एक्ट 3 सीन 1 में आता है. दिस इज परहैप्स द मोस्ट फेमस लाइन इन द प्ले. इट इज स्पोकन बाय हैमलेट एज ही कंटेम्पलेट्स वेदर इट इज बेटर टू लिव और टू डाई. व्हेन ही वाज सेल्फ स्लॉटर के खिलाफ वो सोच रहा है कि अगर खुदा ने सेल्फ स्लॉटर के खिलाफ रूल न बनाए होते तो वो यहाँ पर सुसाइड करने की सोच रहा था. वेदर इट इज़ बेटर टू लिव और
die. The line reflects Hamlet's struggle with his own mortality and the existential question of grappling with. और वो उसकी खुद की mortality पे कोई रिफ्लेक्ट कर रहा होता है. और उसके बाद समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क. अब ये लाइन बड़ा पूछा गया है कई बार कि किसने कहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए. तो समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क. डेनमार्क में सब कुछ तो ठीक ठाक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है. एक्ट 1 सीन 4 में ये बात आती है. दिस इज स्पोकन बाय मार्सेलस. कीप इन माइंड as he and Horatio discuss the strange happenings at the castle of Elsinore. एल्सिनोर महल में जो अजीब व गरीब घटनाएं हो रही थी. The line has become a well-known expression used to describe situation where there is something fundamentally wrong or corrupt. ये लाइन आज एक मेटाफर हो गया है जब कुछ भी गड़बड़ रहता है, कि जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं दाल में कुछ काला है, तो हम अंग्रेजी में कहेंगे समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क. देर इज नथिंग ईदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो. ये भी हेमलेट की फिलोसॉफिक लाइन है. दिस लाइन इज स्पोकन बाय हेमलेट एज ही रिफ्लेक्ट्स ऑन द नेचर ऑफ गुड एंड इविल. दुनिया में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता, अगर हमें कोई चीज़ माइंड में सेट कर लिया तो अच्छा है. तो इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. जोसेफ मर्फी की किताब जरूर पढ़िएगा अगर मौका मिले तो. ही सजेस्ट दैट आर परसेप्शंस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ इवेंट्स शेप आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देम. कि हमारी जो अवधारणाएं होती हैं और जो हमारा इंटरप्रिटेशन होता है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को आकार देती हैं, शेप देती हैं. और टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, मतलब कितनी बड़ी फिलोसफिक लाइन है कि अपने आप अपने प्रति आप सच्चे बनिए. टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू. एक्ट 1 सीन 3. दिस लाइन इज स्पोकन बाय पोलोनियस. जब वो अपने बेटे को एडवाइस कर रहा होता है, लेआर्टिस को, जो हु ऑलवेज रिमेन ट्रू टू हिमसेल्फ. द लाइन हैज़ बिकम अ वेल नोन पीस ऑफ एडवाइस एंड इज ऑफन इंटरप्रेटेड एज ए कॉल टू लिव ऑथेंटिकली. ठीक है. और दो दिस बी मैडनेस एट देयर इज मेथड इन इट. यद्यपि ये पागलपन है, फिर भी इसमें एक मेथड है. दिस लाइन इज स्पोकन बाय पोलोनियस एज ही ऑब्जर्व्स हैमलेट्स बिहेवियर. जो हैमलेट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है. ही सजेस्ट दैट व्हाइल हैमलेट्स एक्शंस में सीम मैड. हैमलेट बाह्य तौर पे तो दिखता है कि वो, और दो दिस बी मैडनेस एट देयर इज मेथड इन इट. एक्ट 2 सीन 2 में ये लाइन आती है. दिस इज अ लाइन स्पोकन बाय पोलोनियस एज ही ऑब्जर्व्स हैमलेट्स बिहेवियर. ही सजेस्ट दैट व्हाइल हैमलेट्स एक्शन में सीम मैड. बाह्य तौर पे तो ऐसा लग सकता है कि हैमलेट पागल है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, ऐसा लगता है कि मेथड टू इज मैडनेस. ब्राविटी इज द सोल ऑफ विट. मतलब आई विल बी ब्रीफ, जहाँ पर पोलोनियस कहता है लाइन. एक्ट 2 सीन 2 में आता है. दिस लाइन इज स्पोकन बाय पोलोनियस व्हेन ही स्पीक्स टू गर्ट्रूड अबाउट द मैडनेस ऑफ हर सन. हैमलेट के बाद कि पागलपन के बारे में जब उसे बता रहा है कि हैमलेट पागल हो गया है क्योंकि उसकी बेटी से प्यार करता है. बाद में वो लेटर भी पढ़ता है प्रूफ के रूप में. डाउट द स्टार्स आर फायर, डाउट द सन डथ मूव, डाउट ट्रूथ टू बी अ लायर बट नेवर डाउट आई लव. इस तरीके की बातें. ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट. मतलब टॉकिंग मच इज ऑफ नो यूज. आई विल बी ब्रीफ, इस तरीके की लाइन कहता है. और यहाँ पर द लेडी डथ प्रोटेस्ट टू मच मी थिंग्स. ये जो है यहाँ पर जो है दिस लाइन इज स्पोकन बाय गर्ट्रूड एज सी वॉचेज अ प्ले दैट मिरर्स द. अब ये जो है प्ले देखने के बाद जो लाइन है, ये लाइन जो है बोली गई है गर्ट्रूड के द्वारा. और जो प्ले परफॉर्म किया जाता है, प्ले विद इन प्ले, मर्डर ऑफ गंजागो, तो वो उसमें माउस ट्रैप सीन, जो जिसे आप माउस ट्रैप सीन कहते हैं, माउस ट्रैप सीन आप कहते हैं, तो वहाँ पर ये लाइन उसको देखने के बाद गर्ट्रूड एज सी वॉचेज अ प्ले दैट मिरर्स द सर्कमस्टेंसेज ऑफ हर ओन मैरिज, जो उसकी मैरिज की सिचुएशन को दिखाता है. सी सजेस्ट दैट द एक्ट्रेस इज ओवर एम्फेसाइजिंग हर इनोसेंस. वो बताती है कि जो एक्ट्रेस है वो ज़्यादा जोर दे रही है अपने इनोसेंस पे, इंडिकेटिंग दैट सी मे बी एक्चुअली बी गिल्टी. ये बात बताते हुए कि वस्तुतः वो गिल्टी है. देयर आर जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द मेनी मेमोरेबल लाइन्स फ्रॉम हैमलेट दैट हैव एंटर्ड पॉपुलर कल्चर एंड आर स्टिल कोटेड टुडे. और यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, हम देखें. देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ. ये देखो होरेशियो से कहता है. देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसफी. Act 1 Scene 5. This is a line spoken by Hamlet to his friend Horatio after seeing the ghost of his father. अपने पिता के भूत को देखने के बाद वो ये सी बातें कहता है. It suggests that there are mysteries in the world that cannot be explained by reason. बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिन्हें तर्क के माध्यम से सिद्ध नहीं किया जा सकता. और ये हैमलेट की चिरपरिचित लाइन है, फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमन. तो बेवफाई तेरा नाम ही औरत है, या कमज़ोरी तेरा नाम ही औरत है. यहाँ पर एक प्रकार से आप कह सकते हैं सिनेक्डोकिकल लाइन है. तो Act 1 Scene 2 में कहते हैं. दिस लाइन इज स्पोकन बाय हैमलेट एज ही लैमेंट्स हिज मदर्स क्विक मैरिज.
पे वो कहता है कि क्या है, टू हिज अंकल क्लाडियस आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर इट सजेस्ट दैट हेमलेट सीज वीमेन एज वीक एंड फिकल। वो बताता है कि हेमलेट की नज़र में महिलाएं जो हैं फिकल हैं, मतलब दे आर नॉट स्टेबल इन देयर आइडियाज़ एंड दे आर वीक इन मोरल वीक का मतलब नॉट फिजिकली, मोरली दे आर वीक। द प्ले इज द थिंग वेर इन आई सेल कैच द कॉन्सेस ऑफ द किंग। ये लाइन जो है हेमलेट कहता है कि वो प्ले दिखा करके माउस ट्रैप सीन जो है एक्ट 2 सीन 2 में, दिस लाइन इज स्पोकन बाय हेमलेट एज ही प्लान्स टू स्टेज अ प्ले दैट मिरर्स द सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज फादर्स मर्डर in order to catch Claudius' guilt. It reflects Hamlet's cleverness and cunning. और ये यहाँ पर हैमलेट्स की पूरी चालाकी और पूरी उसकी स्मार्टनेस को दिखाता है। गेट दी टू ननरी, ये लाइन वो कहता है ओफिलिया से हेमलेट, और ननरी सीन आप जानते हैं। दिस लाइन इज स्पोकन बाय हेमलेट टू ओफिलिया, जहाँ पर उसे चारित्रिक आरोप लगाता है। और कई आप डिटेल में पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं, बट फिलहाल आप इतना ही जानिए। whom he is in love with but who he also believes has betrayed him। ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टरलेसनेस का आरोप लगाता है उस पर। द लाइन हैज़ बीन इंटरप्रेटेड इन वेरियस वेज बट इट इज जनरली सीन एज डिसमिसिव और इंसल्टिंग रिमार्क के रूप में देखा जाता है। अलास फॉर यॉरिक आई न्यू हिम, होरेशियो से यहाँ पर भी ये लाइन हेमलेट की है, एक्ट 5 सीन 1 में है। दिस लाइन इज स्पोकन बाय हेमलेट एज ही होल्ड्स द स्कल ऑफ यॉरिक, जब वो यॉरिक के स्कल को, खोपड़ी की, जो भी अपने मेजर जो तस्वीर में देखी थी, यॉरिक जो एक बफून रहता है, कोर्ट जस्टर रहता है, और उसके स्कल को लिए रहता है, हु हैज़ डाइड, जो मर चुका है। द लाइन रिफ्लेक्ट्स हेमलेट्स म्यूजिंग्स ऑन द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ, वो मानवीय जीवन के नश्वरता पे विचार कर रहा है, उसको दिखाता है, और इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, और मृत्यु की अवश्यंभाविता पे वो बात कर रहा होता है। देयर इज अ डिविनिटी दैट सेव्स आवर एंड्स, ऐसे एक रफ ह्यू देम हाउ वी विल। तो ये जो है एक दैवीय पावर, एक सुपर नेचुरल पावर होता है जो हमारे उद्देश्य, हमारे अंत को निर्धारित करता है। और यहाँ पर है दिस लाइन इज स्पोकन बाय हेमलेट अगेन, ये लाइन भी हेमलेट ने कही है, आप देख रहे हैं, यू कैन सी इट, लेट मी अंडरलाइन इट। एज ही रिफ्लेक्ट्स ऑन द रोल ऑफ फेट इन आवर लाइफ, कि हमारे जीवन में भाग्य का क्या रोल है, जब उस पर विचार करता है। इट सजेस्ट दैट देयर इज अ हायर पावर, एक सुपर नेचुरल पावर है, दैट कंट्रोल्स और डिटरमिन्स आवर डेस्टिनी, जो हमारे भाग्य को निर्धारित करता है, रिगार्डलेस ऑफ आवर ओन एफर्ट। हम चाहे जितना भी प्रयास कर लें, कहीं ना कहीं बात सही है। गुड नाइट स्वीट फ्रेंड्स एंड फ्लाइट्स ऑफ एंजल्स सिंग दी टू दाई रेस्ट, ये होरेशियो की लाइन है, आप देख रहे हैं, अपने प्रिंस को अलविदा कह रहा है आखिरी समय में, एक्ट 5 सीन 2 में जब वो मर गया है। द लाइन इज स्पोकन बाय होरेशियो एज ही बिड्स फेयरवेल टू हेमलेट हु हैज जस्ट डाइड, और इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट्स, वो हेमलेट की ट्रेजेडी को दिखाता है, अनटाइमली डेथ, जो असमय मर गया है, एंड द मॉर्निंग ऑफ द दोज हु लव्ड हिम, इस तरीके की चीज़ें। दिस लाइन्स शो केस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कैरेक्टर्स की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाते हैं, एंड द फिलोसॉफिकल एंड एग्जिस्टेंशियल थीम्स दैट आर एक्सप्लोर्ड थ्रू आउट द प्ले। देयर इज रोज मैरी, ये ओफिलिया कहती है एक्ट 4 में, फ्लावर सीन जिसे आप कहते हैं। देयर इज रोज मैरी दैट इज फॉर रिमेम्बरेंस, एक्ट 7 फ्लावर्स को काउंट करती है। एक्ट 4 सीन 5, दिस लाइन इज स्पोकन बाय ओफिलियाज ब्रदर लेआर्टिस, सॉरी, as he mourns her death, Rosemary was traditionally associated with the memory and remembrance, and the line reflects Reality's desire to honor his sister। हालांकि इस प्रकार की लाइन इसके पहले ओफिलिया भी बोलती है, तो फिर यहाँ पर ही मतलब लेआर्टिस अपनी बहन को मिस कर रहा है। द रेस्ट इज साइलेंस, आपको पता है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। दिस लाइन इज स्पोकन बाय हेमलेट एज ही डाइज, होरेशियो आई एम डेड, इट रिफ्लेक्ट्स हिज एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ एंड डिजायर फॉर पीस एंड क्वाइट, और वो उसके मृत्यु को स्वीकार करता है, और उसकी इच्छा जो है शांति, और मतलब एकदम शांति से मरने की, वो ये बात को बताता है। ओ माई ऑफेंस इज रैंक, इट स्मेल्स टू हेवन, एक्ट 3 सीन 3 में। दिस लाइन इज स्पोकन बाय क्लॉडियस एज ही कन्फेसेस टू द मर्डर ऑफ हिज ब्रदर हेमलेट्स फादर, इट रिफ्लेक्ट्स हिज गिल्ट, ये उसके गिल्ट को रिफ्लेक्ट करता है, और इस बात को सजेस्ट करता है कि उसका क्राइम जो है बहुत ही हीनस है, जघन्य है, दैट इट ऑफेंड्स इवन द डिवाइन, कि खुदा भी इससे नाराज है। टू बी ऑनेस्ट एज दिस वर्ल्ड गोज इज टू बी वन मैन पिक्ड आउट ऑफ 10,000, एक्ट 2 सीन 2 में। दिस लाइन इज स्पोकन बाय हेमलेट एज ही रिफ्लेक्ट्स ऑन द करप्ट नेचर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हिम, इट सजेस्ट दैट ऑनेस्टी इज अ रेयर एंड वैल्यूएबल क्वालिटी। ऑनेस्टी मतलब 10,000 में केवल एक व्यक्ति के पास मिलती है, इस तरीके की बात कर रहा है कि ऑनेस्टी इज अ रेयर क्वालिटी, बात सही है। द टाइम इज आउट ऑफ जॉइन टू कर्स स्पाइट दैट एवर आई वॉज बोर्न टू सेट इट राइट, पॉपुलर और फिलोसफिक लाइन है, ठीक है।
समय मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। दिस लाइन इज स्पोकन बाय हैमलेट जब वो चिंतन करता है द टास्क बिफोर हिम ऑफ अवेंजिंग हिज फादर्स मर्डर, जो अपने फादर के मर्डर के बदले के बारे में सोच रहा होता है। इट रिफ्लेक्ट्स हिज फ्रस्ट्रेशन एंड सेंस ऑफ ड्यूटी, उसके फ्रस्ट्रेशन और सेंस ऑफ ड्यूटी को बताता है। आई मस्ट बी क्रूएल ओनली टू बी काइंड, एक्ट 3 सीन 4 में आती है लाइन। ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट जो हैं वो मैं दे रहा हूँ। दिस लाइन इज स्पोकन बाय हैमलेट एज ही कन्फ्रंट्स हिज मदर, जब वो अपनी माँ से उसका सामना होता है, द क्वीन अबाउट हर रूल इन हिज फादर्स मर्डर। इट सजेस्ट दैट समटाइम्स टफ लव इज नेसेसरी फॉर अ ग्रेटर गुड, मतलब कभी कभी एक सख्त होना ज़रूरी है एक कुछ अच्छा करने के लिए। देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो। दिस लाइन इज स्पोकन बाय हैमलेट एज ए रिफ्लेक्ट्स ऑन द रोल ऑफ फेट। यहाँ पर भी फेल ऑफ, वो कह रहा है कि इवन द डेथ ऑफ स्पैरो लाइक ट्रिवियल थिंग्स इज नॉट इन आवर हैंड, हमारे हाथ में नहीं है गौरैया जैसे पक्षियों का मरना भी, इट इज़ डिसाइडेड बाय सम सुपरनैचुरल पावर। It suggests that even small events can have profound consequences and that everything happens for a reason. हर चीज़ का एक कारण होता है। These lines further highlight that complexity of the play's themes, from the nature of memory and guilt to the corrupt nature of society and the inevitability of fate. To die, to sleep, perchance to dream. ये there is the love. ये एक्ट 3 सीन 1 में लाइन है। दिस इज लाइन स्पोकन बाय हैमलेट एज ए कंटेम्पलेट्स सुसाइड, जब वो मरने के बारे में सोच रहा होता है। सुसाइड इट रिफ्लेक्ट्स हिज एम्बिवेलेंस, उसकी दुविधा को दिखाता है टुवर्ड डेथ, मृत्यु के प्रति, और उसकी अनिश्चितता को, हिज अनसर्टेनिटी अबाउट व्हाट हैपेंस आफ्टर वी डाई, मरने के बाद क्या होता है इसके बारे में भी बताता है। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं बता चुका हूँ। देयर इज नथिंग इधर गुड और बैड, ये भी रिपीटेड है। दो दिस बी मैडनेस देयर इज मेथड इन इट, शायद ये रिपीट कर दिया गया है और ये लाइन 2 बार इन्होंने कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर, और ये यहाँ पर होना चाहिए अब, क्योंकि वो थोड़ा सा लाइन रिपीट हो गया है। दिस लाइन फर्दर शोकेस, आगे की लाइन बताते, ओ व्हाट अ नोबल माइंड इज हियर थ्रोन, एक्ट 3 सीन 1। दिस लाइन इज स्पोकन बाय ओफिलिया। ओफिलिया, ये लाइन है ओफिलिया बोलती है, आपको पता है। तो ये दिस लाइन्स आर स्पोकन बाय ओफिलिया एज सी ऑब्जर्व्स हैमलेट मैडनेस, जब वो मैडनेस की पागलपन को देखती है। इट रिफ्लेक्ट्स सैडनेस एंड पिटी फॉर हिम, उसके लिए वो गिल्ट मतलब एम्पैथाइज कर रही है, एंड सेंस ऑफ लॉस एट सीइंग द मैन सी लव्स डिटीरियोरेट मेंटली, और उसे इस बात का दुख है कि जिस व्यक्ति से इतना इंटेलिजेंट था, प्यार करती थी, कैसे पागलपन की तरफ बढ़ रहा है। वी नो व्हाट वी आर बट वी नो नॉट व्हाट वी मे बी, क्या लाइन है, ओफिलिया ही ये लाइन कहती है। फिर भी दिस लाइन इज स्पोकन बाय ओफिलिया एज सी गिव्स फ्लावर टू वेरियस कैरेक्टर्स, वो अलग अलग फ्लावर्स देती है इन द प्ले। इट रिफ्लेक्ट्स हर ओन सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी एंड कन्फ्यूजन अबाउट हर आइडेंटिटी एंड फ्यूचर, वो अपने खुद के भविष्य और पहचान को लेकर के दुविधा में है, तब वो इस बात को कहती। गुड नाइट स्वीट फ्रेंड्स, आगे बता ही चुका हूँ। और एंड फ्लाइट्स एंजल्स सिंग द टू द, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। वो आई कैन नॉट चूज बट वी टू थिंक दे शुड ले हिम इन द कोल्ड ग्राउंड, एक्ट 4 सीन 5 में। दिस लाइन इज स्पोकन बाय ओफिलिया एज सी मॉर्न्स द डेथ ऑफ हर फादर, ठीक है, पोलोनियस। इट रिफ्लेक्ट्स हर ग्रीफ एंड हर सेंस ऑफ लॉस एज वेल एज हर awareness of the harshness and fatality of death, ठीक है। He is dead and gone lady, he is dead and gone, at his head a grass green turf, at his heels a stone, act 4 scene 5 में। this is a song that Ophelia sings as she gives flower to various character in the play. The song reflects her grief and sense of loss, वो जब गा रही होती है पागलपन में, तो उसकी ओफिलिया की लाइन है, well as transience and impermanence of life. These lines highlight Ophelia's emotional complexity and her role as a tragic figure in the play. They also showcase her poetry and lyrical language, which adds to the play overall richness and depth. There is Rosemary, that for remembrance, pray, love, remember. This is line spoken by Ophelia as she gives Rosemary. इसके पहले आपने वहाँ देखा था, तो ओफिलिया का ही मानिए, ओफिलिया सही है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि PDF बनाते वक्त इधर उधर हुआ है। ओ इज मी, it have seen what I have seen, see what I see, act 3 scene 1. This line is spoken by Ophelia, ये लाइन भी ओफिलिया की है। This line is spoken by Ophelia. She struggles to come to terms with Hamlet's madness, वो हैमलेट के मैडनेस से एक तारतम्यता नहीं बना पाती है, and her own feelings for him. It reflects her sense of confusion and despair as well as her recognition of the, उसके कन्फ्यूजन को दिखाता है, और ये सारी चीज़ें। आई होप दाउ शुडस्ट हैव बीन माई हैमलेट्स वाइफ, ये गर्ट्रूड कहती है, ये लाइन गर्ट्रूड बोलती है, आपको पता है।
आई थॉट दाई ब्राइड वेड टू हैव डेक्ड स्वीट मेड, जब उसके मरने पे स्वीट्स फॉर द स्वीट कहती है, एंड नॉट हैव स्टूड दाई ग्रेव, ये फ्लावर जो है मैं तुम्हारे कब्र पे ना फैला करके। दिस इज लाइन स्पोकन बाय गर्ट्रूड, ये गर्ट्रूड बोलती है, वो जहाँ पर वो स्वीट्स उसके कब्र पे उसके लाश पे फूलों को छिड़कते हुए स्वीट्स टू द स्वीट बोलती है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बने, ये पूछा गया एग्जाम में, स्वीट्स टू द स्वीट। ओफिलियाज गर्ट्रूड, ओफिलिया स्पोकन बाय गर्ट्रूड as she observes Ophelia's funeral. It reflects the tragedy of Ophelia's life and her lost potential, as well as Queen's own sense of guilt and regret. God have mercy on his soul, and of all Christian souls I pray God be with you. ये एक्ट 5 सीन 1 में जो प्रीस्ट होता है जो दफनाता है, दिस लाइन इज स्पोकन बाय द प्रीस्ट, आप कह सकते हैं ओफिलिया के फ्यूनरल पे है, तो रिलीजियस और स्पिरिचुअल थीम को बताता है। ओ व्हाट अ नोबल माइंड इज ओवरथ्रोन द courteous soldiers, scholar's eye, tongue soared, the expectancy and rouge of the fair state, the glass of fashion and the mold of form, the observed of all observers quite down. This line is spoken, is a continuation of Ophelia's soliloquy about Hamlet madness के बारे में ओफिलिया कहती है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, और ये आगे की लाइन है। अब ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स थी जो हैमलेट पे आधारित थी। ऐसा हैमलेट जैसे प्ले में इंपॉर्टेंट तो बहुत कुछ हो जाता है। अब कुछ ऐसी किताबें हैं, कुछ ऐसे नॉवेल्स हैं जो बेस्ड हैं, आपको पता है, या कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो बेस्ड हैं, वो सीधा हैमलेट पे आधारित हैं। तो हम देखते हैं क्या क्या है। लिस्ट ऑफ बुक्स बेस्ड ऑन द प्ले हैमलेट, हैमलेट पे आधारित प्ले। देयर आर मेनी बुक्स बेस्ड ऑन द प्ले हैमलेट। अभी कल मैंने आइरिस मर्डोक का बताया था, ब्लैक प्रिंस, तो फिलहाल आइरिस मर्डोक के बारे में तो जानेंगे, और वो मैंने आज इसमें जानबूझ के शामिल नहीं किया है। तो पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अपसर्डिस प्ले, रोसेनक्रेंट्स एंड गिल्डनस्टन आर डेड बाय टॉम स्टपार्ड, ये आप जानते हैं, एक अपसर्डिस प्ले है, ठीक है। तो दिस प्ले फोकसेज ऑन 2 माइनर कैरेक्टर्स फ्रॉम हैमलेट, हैमलेट के जो 2 माइनर कैरेक्टर हैं, रोसेनक्रेंट्स और गिल्डनस्टन। रोसेनक्रेंट्स का मतलब होता है गार्लैंड ऑफ रोजेज, और गिल्डनस्टन का मतलब होता है गोल्डन स्टार, और एक्सप्लोर देयर पर्सपेक्टिव ऑन द इवेंट्स ऑफ ओरिजिनल प्ले। जो ओरिजिनल प्ले था उसके पर्सपेक्टिव, कुल मिला के थिएटर ऑफ अपसर्ड का एक ये है जो टॉम स्टपार्ड ने लिखी है। द स्टोरी ऑफ एडगर सॉटेल बाय डेविड ब्राब्लेस्की ने लिखा है। दिस नॉवेल इज अ मॉडर्न रिटेलिंग ऑफ हैमलेट की एक रिटेलिंग है। नेट वाले इस बात को भी ध्यान दे सकते हैं कि इस तरीके के सवाल बनता है, जहाँ पर सेट इन रूरल विस्कॉन्सिन एंड फीचरिंग अ म्यूट प्रोटैगनिस्ट, जिसमें एक म्यूट प्रोटैगनिस्ट है हु कम्युनिकेट्स विथ हिज डॉग्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गर्ट्रूड एंड क्लाडियस जॉन अपडाइक का, ये आप जानते ही हैं, आपको बताया गया है। दिस इज अ नॉवेल, दिस इज अ प्रीक्वल टू हैमलेट। हैमलेट के पहले क्या हुआ था मामला, इसमें ये बताया कि हैमलेट तो प्ले हम जानते हैं क्या हुआ है, लेकिन हैमलेट के पहले क्या घटनाक्रम है उसको जॉन अपडाइक, जो अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, रैबिट सीरीज के नॉवल के लिए जाने जाते हैं, तो उसमें दिखा, एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन हैमलेट्स मदर एंड अंकल बिफोर द इवेंट्स ऑफ द ओरिजिनल प्ले। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि अचानक मर्डर कर दिया होगा, पहले से ही कुछ रहा होगा, ये दिखाया गया। ओफिलिया बाय लीजा क्लाइन जो हैं, दिस नॉवल रिटेल्स द स्टोरी ऑफ हैमलेट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ओफिलिया, वन ऑफ द प्लेज मोस्ट ट्रैजिक कैरेक्टर। और ये थोड़ा सा यहाँ दरअसल एक किंग लियर का आ गया है, माय अपोलॉजीज। अ थाउजेंड एकर्स बाय जेन स्माइली, दिस नॉवल इज मॉडर्न रिटेलिंग ऑफ किंग लियर, एक किंग लियर का है, बट इट ड्राज हेविली ऑन थीम्स एंड मोटिव्स फ्रॉम हैमलेट एज वेल। इसमें हैमलेट की भी थीम है, लेकिन किंग लियर पे आधारित है, ध्यान रहे, इसको ध्यान रहे, किंग लियर पे आधारित है। मैं जल्द ही किंग लियर पे आधारित जो नॉवेल्स हैं या रचनाएं हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं या समरी, अगर आप चाहते हैं इस तरीके की समरी, तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। लेकिन ये जो है इस चैनल पे अपना इंग्लिश इज ईजी वाले चैनल पे रहेगा। हैमलेट नॉवेल बाय जॉन मार्स्टन की एक नॉवेल है, तो आप ये सारी चीज़ देख रहे हैं। दिस नॉवेल रिटेल्स द स्टोरी ऑफ हैमलेट इन मॉडर्न लैंग्वेज, मेकिंग इट एक्सेसिबल टू यंग रीडर्स, छोटे बच्चों के हिसाब से। हैमलेट्स मिल एन एसे investigating the origins of human knowledge and its transmission through myth by Giorgio de Santillana and Hertha von Descent. This non-fiction book examines the mythological and cultural origins of Hamlet and other stories from around the world, ठीक है। और भी कुछ किताबें हैं जो बेस्ड हैं, आप हम देखते हैं। हैमलेट इन परगेटरी, ये तो भूलना ही मत, क्योंकि ये कभी भी हो सकता है इसी बार आ जाए। तो हैमलेट इन परगेटरी बाय स्टीफन ग्रीनब्लाट, आपको न्यू हिस्टोरिसिज्म आप जानते हैं, तो स्टीफन ग्रीनब्लाट का नाम आप जानते ही होंगे। दिस नॉन फिक्शन बुक एक्सप्लोर द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को एक्सप्लोर करता है।
जिसमें हैमलेट जिसके दौरान हैमलेट लिखा गया, एंड द वेज इन विच द प्ले रिफ्लेक्ट्स एंग्जाइटीज ऑफ इट्स टाइम, और कैसे प्ले अपने समय के एंग्जाइटीज को दिखाता है। हैमलेट पोएम अनलिमिटेड, ये ध्यान रखना क्योंकि ये बड़ा नाम है, हराल्ड ब्लूम का एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस के लिए जानते हैं। हैमलेट पोएम अनलिमिटेड बाय हराल्ड ब्लूम, दिस बुक इज अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ हैमलेट एग्जामिनिंग द लैंग्वेज, थीम्स एंड कैरेक्टर्स इन डेप्थ। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ यहीं मिल रही हैं, तो आप इसको बढ़िया से पढ़िए। हैमलेट ऑन द होलोडेक, द फ्यूचर ऑफ नैरेटिव इन साइबर स्पेस बाय जेन एच मरे 1997। दिस नॉन फिक्शन बुक एक्सप्लोर्स द वेज इन विच डिजिटल टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग द वे वी टेल स्टोरीज, इसमें ये बताया गया है। और हैमलेट का प्रयोग किया गया एक एग्जाम्पल के रूप में ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नैरेटिव दैट कैन बी अडेप्टेड फॉर न्यू मीडिया, कि कैसे हैमलेट की कहानी नई मीडिया में अडेप्ट की जा सकती है, उसके बारे में बताया है इन्होंने। आगे देखें क्या है, द हैमलेट डॉक्ट्रिन। ये जो हैमलेट डॉक्ट्रिन जो है बाय साइमन क्रिसली एंड जेमिसन Webster, this book is a philosophical expression of Hamlet, using the play as a starting point for discussion of ethics की बात करता है, politics की बात करता है, human condition की बात करता है। और हैमलेट ग्लोब टू ग्लोब, कितनी बड़ी लाइन, ग्लोब थिएटर आप जानते हैं, 2 years, 1,90,000 miles, 197 countries, one play by Dominic Dromgoole. This non-fiction book chronicles the journey of a theatre troupe as दे ट्रेवल द वर्ल्ड परफॉर्मिंग हैमलेट। एक थिएटर ट्रूप के बारे में बताया गया है जो अलग अलग देश में जाकर के हैमलेट को परफॉर्म करता है, उसकी कहानी है, ग्लोब टू ग्लोब की बात है। द ट्रेजेडी ऑफ आर्थर बाय आर्थर फिलिप्स, दिस नॉवल इज मेटाफिक्शनल वर्क दैट इंक्लूड्स अ वर्जन ऑफ हैमलेट एज वन ऑफ इट्स मेनी लेयर्स एंड एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी की बात करता है। डेड फादर्स क्लब बाय मैट हैग, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। हाँ, दिस नॉवल इज अ मॉडर्न रिटेलिंग ऑफ हैमलेट, हैमलेट का एक मॉडर्न रिटेलिंग है। और यंग प्रोटैगनिस्ट, इसमें दिखाया गया है कि हैमलेट इज सेट इन कंटेम्पोररी इंग्लैंड एंड फीचरिंग ए यंग प्रोटैगनिस्ट हु बिलीव्स दैट हिज फादर वाज मर्डर्ड बाय हिज अंकल, लगभग कहानी वही है। और भी कुछ किताबें, समथिंग रॉटन बाय जैस्पर फोर्ड, दिस नॉवल इज अ पार्ट ऑफ थर्सडे नेक्स्ट सीरीज एंड फीचर्स लिटरेरी डिटेक्टिव थर्सडे नेक्स्ट इन्वेस्टिगेटिंग अ प्लॉट टू अल्टर द एंडिंग ऑफ हैमलेट के अंत को बदलने के लिए कि क्या उसमें हुआ था। ये जैस्पर फोर्ड की नॉवेल है। द सीक्रेट लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर बाय जूड मॉर्गन, ये भी एक हैमलेट पे आधारित किताब है जो आप कह सकते हैं। दिस नॉवेल इमेजिन्स द लाइफ ऑफ शेक्सपियर एंड एक्सप्लोर्स द इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन बिहाइंड द राइटिंग ऑफ हैमलेट, ये चीज़ें हैं। द गैप ऑफ टाइम बाय जेनेट विंटरसन, दिस नॉवेल इज अ मॉडर्न रिटेलिंग ऑफ द विंटर्स टेल, ये विंटर्स टेल की रिटेलिंग है, ध्यान रहे, लेकिन इट ड्रॉज हेवली ऑन द थीम्स एंड मोटिव्स फ्रॉम हैमलेट का भी थीम है। एग्जिट परसूड बाय ए बियर बाय E.K. जॉन्स्टन जो हैं, दिस नॉवल इज अ मॉडर्न रिटेलिंग ऑफ द विंटर्स टेल बट इट इज आल्सो इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ हैमलेट, तो ये बता दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। और फॉलिंग फॉर हैमलेट बाय मिशेल रे, ये जो है एक दूसरा नॉवल है और जो मॉडर्न रिटेलिंग है हैमलेट की, जो कंटेम्प्रेरी अमेरिकन हाई स्कूल पे सेट है। टू बी और नॉट टू बी अ चूजेबल पाथ, ये जो है अ चूजेबल पाथ, टू बी और नॉट टू बी अ चूजेबल पाथ एडवेंचर बाय रियान नॉर्थ की है। दिस बुक इज अ ह्यूमरस चूज योर ओन एडवेंचर स्टाइल रिटेलिंग ऑफ हैमलेट इन विच रीडर्स कैन मेक चॉइसेस टू डिटरमिन द आउटकम ऑफ द स्टोरी, जिसमें रीडर्स डिसाइड कर सकता है कि स्टोरी का आउटकम क्या होगा। और हैमलेट बाय मैगी ओ फैरेल, और दिस नॉवल इमेजिन्स द लाइफ ऑफ शेक्सपियर्स सन who died at a young age and explores how the events of life may have inspired Hamlet, कैसे हैमलेट की लाइफ ने हैमलेट को, अभी तो लास्ट हाल ही में आई है 2020 में, तो आप कह सकते हैं इस प्रकार की सारी चीज़ें। और भी कुछ बुक्स हैं जो हैमलेट द टेक्स्ट ऑफ 1603 एंड 1623 फर्स्ट फोलियो एडिटेड बाय एन थॉमसन एंड नील टेलर। This book provides both the first quarto and folio version of the play as well as a detailed introduction and commentary. The Year of Lear, Shakespeare in 1606 by James Shapiro. This non-fiction book explores the historical context in which Hamlet and other plays of Shakespeare were written and how they reflect the political and cultural climate of the time. Hamlet and Revenge की बात करेंगे तो एलिनोर प्रोसर जो हैं, ये Hamlet and Revenge नाम की बुक लिखे हैं
आप ये क्रिटिकल स्टडी है हैमलेट की, फोकसिंग ऑन द थीम ऑफ रिवेंज पे जो फोकस करता है, जैसे प्ले में दिखाया गया है। हैमलेट मेड सिंपल एंड अदर एसेज बाय डेविड पी गॉन्टोर। तो ये जो है, दिस बुक प्रोवाइड्स अ फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑन हैमलेट एंड इट्स कैरेक्टर्स, ये भी है यहाँ पर। और मूविंग टू द नेक्स्ट सॉन्ग, हैमलेट्स अरब जर्नी, शेक्सपियर्स प्रिंस एंड नासिर्स घोस्ट बाय मार्गरेट लिडविन। ये नॉन फिक्शन वर्क है जो एक्सप्लोर करता है हिस्ट्री ऑफ हैमलेट को, उसकी परफॉर्मेंस कैसे अरब में रही, क्या क्या रहा, कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या था। द हैमलेट फायर, अ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ चीप फूड, चीप गवर्नमेंट एंड चीप लाइफ बाय ब्रायन साइमन। This non-fiction book tells the story of a deadly fire at chicken processing plant in North Carolina and how it exposes border issue of worker exploitation and government neglect. Hamlet, a user's guide by Michael Pennington, ये तो आपको पढ़ना चाहिए। तो ये लास्ट किताब आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारी किताबें, अभी कल मैंने बताया जब ब्लैक प्रिंस नॉवेल जो है आइरिस मर्डोक का आधारित है हैमलेट पे, ऐसे बहुत सारे अभी प्लेज हैं जो आधारित हैं। तो ये कुछ प्लेज रहे जो मतलब हैमलेट की एक्ट वाइज समरी आपने दी, इंपॉर्टेंट लाइंस आपने पढ़ी, और प्लेज या बुक्स जो हैमलेट पे आधारित थी उनको आपने पढ़ा। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए मैं आता रहूँगा, हर संडे को एक समरी देने की कोशिश करता रहूँगा। और ना केवल शेक्सपियर के, दुनिया के बड़े बड़े राइटर्स जो बड़े बड़े, हो सकता है मैं नेक्स्ट में शशि थरूर को भी दे दूं, लेकिन अभी तो मैं आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रख रहा हूं, जिसके लिए आपको 4 से 5 महीने का वक्त है। थैंक यू वेरी मच।